हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनोमैनिया स्टडी चैनल पे। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं प्राचीन भारत के इस अगले वीडियो में, जो हमारा मौर्य वंश से जुड़ता हुआ पहला वीडियो है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे पहले तो कि मौर्य वंश को समझने के लिए जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो क्या है। लेकिन एक पृष्ठभूमि के तौर पर देखें तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब मगध का उत्कर्ष हुआ और जब मगध पर प्रारंभिक जो राजवंश थे, जिसमें हमने बृहदत्त वंश को देखा था, हर्यक वंश को देखा था, उसके साथ साथ शिशुनाग वंश थे, और अंततः जब नंद वंश का शासनकाल चल रहा था और धनानंद गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसी क्रम में सिकंदर के आक्रमण भी होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि जो चाणक्य थे वह धनानंद के दरबार में रहते थे, और आपसी विवाद के कारण धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था। और वो चाणक्य भ्रमण के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, और उसी चंद्रगुप्त मौर्य को राजनैतिक शिक्षा, उसके बाद जो युद्ध शिक्षा है वो उसमें पारंगत बनाते हैं, और बदले की भावना से धनानंद और चंद्रगुप्त में युद्ध होता है, जिसकी सहायता चाणक्य करते हैं। और देखते ही देखते युद्ध में धनानंद की हार होती है, मृत्यु होती है, और जो मगध का साम्राज्य है चंद्रगुप्त के हाथों में आ जाता है। और भारत में पहली बार देखा जाए तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। तो आज उसी मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मौर्य वंश को पढ़ने से पहले हम ये आप समझेंगे कि मौर्य वंश को आखिर वे कौन से स्रोत हैं जिनसे मौर्य वंश के इतिहास को, क्रमिक इतिहास को जाना जाता है, या उनके रूप में जो इतिहास लिखने का कार्य था, आखिर वो कौन से साक्ष्य हैं उनको समझते हैं। तो जानकारी के स्रोत के यदि रूप में देखें तो सबसे पहले हमें दो प्रकार के स्रोत मिलेंगे, साहित्यिक और पुरातात्विक। इसके अलावा कुछ विदेशी विवरणस हैं, जैसे स्ट्रेबो, एपियानस, एस्ट्राम्बुलस। तो इन सारे जो विदेशी विवरण हैं, इनके ग्रंथों में जैसे आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि एंट्रोकोट्स, सेंट्रोकोट्स, प्रियदर्शनी, ऐसे नाम मिलते होंगे आपको। तो ये सब जो नाम है वो विदेशी विवरण में लिखे हुए हैं, अर्थात जो वहाँ के यूनानी शासक या जो लेखक भारत में आए थे, जब वो यहाँ से वापस यूनान गए तो यहाँ के राजाओं का विवरण अपने ग्रंथों में किया है। तो वहाँ से भी मौर्य काल की इतिहास जानने में कुछ योगदान मिला है। तो आइए, वो तो हमें जो एक स्टेटमेंट के रूप में मिलेगा, तो हम उनको पर्सनल जब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, तब हम उनको स्टेटमेंट के रूप में पढ़ते जाएंगे। अभी यदि मूल रूप से साहित्यिक स्रोत को देखें कि आखिर वे कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र और इंडिका, जो कि अर्थशास्त्र चाणक्य की है और इंडिका मेगास्थनीज की है। तो इन दोनों पर तो आज का हमारा वीडियो ही बेस्ड है, तो इनके बारे में हम थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि देखें साहित्यिक स्रोत में, तो बौद्ध ग्रंथ से भी जो मौर्य काल है उसके इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। उसमें सबसे पहले देखें तो महावंश, ये जानते होंगे आप लोग, और उस महावंश के अंतर्गत जो अशोक थे, इनके जो 99 भाई थे, उन 99 भाइयों को मारने के बाद किस प्रकार अशोक गद्दी प्राप्त करते हैं उसकी बारे में जानकारी मिलती है। महावंश के बाद आप दीपवंश देखेंगे, तो जो दीपवंश में अशोक श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं, वो है। महाबोधि वंश भी देखे, बौद्ध ग्रंथ है। तो महाबोधि वंश में जब चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला होता है और उस हमला से वो किस प्रकार बचते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। और अंततः हमने जातक ग्रंथों के बारे में पढ़ा था, जो बौद्ध ग्रंथ हैं। तो उन जातक कथाओं में या जातक ग्रंथों में ये जो मौर्य वंश का सामाजिक चित्रण है उसको एक अच्छे रूप में किया गया है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं, तो बौद्ध ग्रंथ से एक अच्छा परिपूर्ण रूप से जानकारी मिलता है मौर्य वंश का। उसके बाद देखें तो जैन ग्रंथ में आप हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन जानते होंगे, और इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताने का प्रयास किया गया है। तो वो कौन सा ग्रंथ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बतलाया गया है, तो वो हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, जो कि जैन ग्रंथ है। उसके अलावा जैन ग्रंथ में एक और आप जानते होंगे, हमने अभी फिलहाल ही पढ़ा था, भद्रबाहु के द्वारा रचित है कल्पसूत्र। और उस कल्पसूत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो किस प्रकार से संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वो भी आप जाने रहिए। इसके बाद जो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, तो उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको निम्न कुल का बताया गया था, तो निम्न जाति के बारे में। जो ब्रिसल
कुल का बतलाया गया है, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके अलावा राजतरंगी कलहन द्वारा रचित है, और इसमें देखेंगे कि जो राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसके अलावा देखेंगे तो जो क्षेमेंद्र का जो कथा सरित सागर है, और सोमदेव का क्षेमेंद्र का जो बृहद कथा मंजरी, और सोमदेव का कथा सरित सागर, ये दो याद रखेंगे। तो इन दोनों में जो नंद वंश हैं, उस नंद वंश का किस प्रकार खात्मा होता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, उसका एक विस्तृत विवरण मिलता है, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा पुराणों से भी कुछ जानकारियां मिलती है मौर्य वंश के बारे में। तो ये साहित्यिक कुछ स्रोत हैं जिनसे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब यदि पुरातात्विक स्रोत में देखें तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख मिलेंगे। तो यदि अशोक के अभिलेख को देखें तो ये तो एक अलग टॉपिक ही हो जाएगा, क्योंकि अशोक के अभिलेखों की संख्या बहुत अधिक है। तो जो अशोक के अभिलेख हैं उनसे भी हमें कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी है वो मिलती है। तो सबसे पहले भारतीय राजाओं में अशोक ही थे जो डेरियस से प्रभावित हुए थे, और जो ईरान के थे, और ईरान के डेरियस से प्रभावित होकर इन्होंने भी अभिलेख उत्कीर्ण कराने की व्यवस्था प्रणाली का शुरू किया था। और आप देखिएगा कि तो भारत में भी यही है, सबसे पहले यदि किसी को जाता है श्रेय अभिलेख उत्कीर्ण कराने का तो वो अशोक हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि आप जो अशोक के अभिलेख हैं तो लगभग 47 स्थल से 150 से भी ज़्यादा अशोक के अभिलेख मिलते हैं, जिसमें 14 बृहद शिलालेख हैं और लघु शिलालेख तो बहुत ज़्यादा हैं। लोग जो महत्वपूर्ण रहेंगे हम उनको देखेंगे। इसके अलावा आप नाम जानते होंगे जेम्स प्रिंसेप, सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था कि जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ा था। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो मूल रूप से प्राकृत और अर्धमगही भाषा में है, जिनकी लिपि ब्राह्मी हुआ करती थी। लेकिन आगे चलकर जब इनके अभिलेखों की संख्या बढ़ती गई तो उनमें अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, इसके साथ साथ यूनानी लिपि का भी प्रयोग देखा गया। यहाँ तक डी भंडारकर नाम के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने अशोक के इतिहास को उनके अभिलेखों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। तो ये डी भंडारकर नाम एक याद रख सकते हैं, कहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि डी भंडारकर ने अशोक के इतिहास को उनके अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया था। तो एक तो अशोक के अभिलेख हैं जिनसे मौर्य वंश के बारे में जानने में आसानी होती है। दूसरा आएगा जूनागढ़ का अभिलेख, ये पूरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। तो आखिर इससे क्या जानकारी मिलेगी भाई, तो इसमें 4 लोगों का मुख, ये जो है गिरनार वाले क्षेत्र में है, गुजरात के गिरनार वाला जो क्षेत्र है वहां से मिलता है। और ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, तो ये रुद्रदामन कौन था, तो ये करदम या चस्टिन वंश का था, याद रखेंगे करदम या चस्टिन वंश। और यहाँ पर देखिए तो वो संस्कृत का, व्याकरण का, तर्कशास्त्र का प्रकांड पंडित था, कौन, रुद्रदामन। और वंश मैंने बता ही दिया करदम या चस्टिन वंश का था। और इससे 4 राजाओं का जो जानकारी है वो मिलता है, मौर्यकालीन राजाएं जो थे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, उसके बाद खुद रुद्रदामन का, और अंततः जो स्कंदगुप्त गुप्त वंश में देखेंगे तो उसकी भी जानकारी मिलती है। और मूल रूप से जूनागढ़, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें जानकारी किसकी है, तो एक सुदर्शन झील है जो जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ वाले क्षेत्र में है। तो उस सुदर्शन झील के बारे में बतलाया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे, उनका नाम था वैश्यगुप्त, ऐसे कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ। तो वैश्यगुप्त ने चंद्रगुप्त की सहायता से वहां पर एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया। उसके बाद अशोक ने अपने राज्यपाल जो थे उनके थे तुसाफ, तो तुसाफ के माध्यम से उसका पुनर्निर्माण करवाया। और फिर देखिएगा कि जब रुद्रदामन आते हैं तो उसी झील पर एक बांध का निर्माण करवाएंगे, जो कि इनके रहेंगे तो सुविशाख रहेंगे इनके राज्यपाल के रूप में। और अंततः स्कंदगुप्त को देखेगा तो सुदर्शन झील पर जो बांध टूट गया था रुद्रदामन के द्वारा बनवाने के बाद, तो उस बांध का पुनर्निर्माण कराते हैं। और उनके जो स्कंदगुप्त के राज्यपाल रहेंगे वो रहेंगे कौन, तो चक्रपालित और पर्णदत्ता के पुत्र थे चक्रपालित। तो वो जो चक्रपालित है उसका निर्माण करेंगे सुदर्शन झील का, और फिर उस पर जो विष्णु का मूर्ति है वो वहां पर स्थापित करेंगे। तो ये थोड़ा मेरे को याद आ गया तो मैं आपको बतला दिया। तो ये जूनागढ़ अभिलेख से मुख्य जो 4 लोगों की जानकारी मिलती है, कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त।
उसके बाद सहगौरा ताम्रपत्र, इसको भी आप लोग जान रही है, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत के रूप में देखा गया है। तो जो सहगौरा ताम्रपत्र है यह यूपी का जो गोरखपुर वाला जिला है उस क्षेत्र में अवस्थित मतलब मिला था। और जो अशोक के अभिलेख मिले थे वो हम मूलतः राजमार्ग पर मिलते थे। तो ये भी याद रखेंगे कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो क्या क्या रहते थे उनको हम बाद में समझेंगे। इतना जाने रहे कि अशोक के अभिलेख जो भी हैं राजमार्ग पर मिलते थे। और सहगौरा ताम्रपत्र जो है यह यूपी के गोरखपुर जिले से मिला हुआ है। और यहाँ पर इस सहगौरा ताम्रपत्र में आप जानते होंगे कि जब 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहां पर अकाल पड़ा था, भयंकर सूखा हुआ था। तो उस समय जब जनता के बीच खाद्यान्नों की पूर्ति की गई थी, बंटवारा किया गया, बंटवारा नहीं, जो उनको भरपाई किया गया था ताकि उनकी जनता सुरक्षित रहे, भूखों ना मरे, तो उसकी जानकारी मिलती है सहगौरा ताम्रपत्र में। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो ये सारे जो पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भवन में देखेगा तो मेगास्थनीज का इंडिका में राजप्रसाद की चर्चा मिलेगी, जिसको हम अभी पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। तो ये जो भवनों के चर्चा है, कुछ स्तूप्स मिले हैं अशोक ने बनवाए थे। उसके बाद देखिएगा गुफाओं का वर्णन है, स्मारक है। तो ये जो सारे हैं साहित्यिक स्रोत, उसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोत, जिसमें साहित्यिक में हमने अर्थशास्त्र, इंडिका, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी, ये सारे जो है जूनागढ़ अभिलेख, सहगौरा ताम्रपत्र, ये इनसे जो मौर्य वंश है तो उसके बारे में एक क्रमिक इतिहास लिखने को मिला जो इतिहासकार हैं, और उन्होंने इसको इस रूप में लिखा जिसको हम आज पढ़ पा रहे हैं। तो इसको जानना जरूरी था, आप इतना जाने रहिए। जो आज का हमारा मूल वीडियो है जिस पर आधारित वो है चाणक्य का अर्थशास्त्र और इंडिका। आप हमेशा जानते होंगे, पढ़ते होंगे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो चाणक्य ने किया। इंडिका किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने लिखा। तो इसमें लिखा क्या है इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चाणक्य का अर्थशास्त्र, थोड़ा सा चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनके अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। तो चाणक्य को देखें तो इनके पिता का नाम था चणक, और ये जो चाणक्य थे तो धनानंद के दरबार में जाने से पहले ये तक्षशिला वाले क्षेत्र में देखें तो अध्यापक का काम करते थे। कौन, चाणक्य। और चाणक्य का मूल नाम अजय था। और आप अभी जानते होंगे देश में यूपी में चुनाव चल रहा है, तो जो उनके सीएम हैं अभी बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनका भी मूल नाम क्या है, तो ये अजय सिंह बिष्ट, वो भी जाने रहिए। तो इनका जो चाणक्य का मूल नाम था वो था अजय। उसके बाद इनके बचपन का नाम को यदि देखें तो विष्णुगुप्त, आप सब जानते होंगे, रट्टे होंगे। और इनको श्रेष्ठ ब्राह्मण, इनको जो ज्ञान की परिपूर्णता के कारण इनको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता था। और श्रेष्ठ ब्राह्मण के तौर पर द्विजर्षभ, ये नाम याद रखेंगे, द्विजर्षभ बोला जाता था। इनके अन्य भी नाम थे, अंशु, अंशुल, तो ये भी कभी कभी ये जो बढ़िया किताब देखेंगे तो उसमें इनके नाम मिलते हैं अंशु और अंशुल। तो इसको अलावा देखें तो भारत का मैकियावेली किसको बोला गया है, तो चाणक्य को। तो चाणक्य से कम इतना जानते रहिए। और चाणक्य का अर्थशास्त्र को देखें तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, तो सबसे पहले तो यह जानिए कि यह जो मौर्य काल है उसका समकालिक ग्रंथ नहीं है। लाइट देखो कम हो गया। तो जो अर्थशास्त्र है सबसे, ये जो चाणक्य का, तो यह मौर्यों का जो उस समय के राजा थे, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह नहीं देखने को मिलता है। अर्थात यह प्राचीनतम ग्रंथ तो है लेकिन मौर्यों का तात्कालिक वर्णन इसमें नहीं मिलता है चाणक्य शास्त्र, अर्थशास्त्र में। इसके अलावा इसकी विषय वस्तु देखिए, नाम है अर्थशास्त्र लेकिन जो विषय वस्तु है वह राजनीति एवं लोक प्रशासन है इसके अंतर्गत। उसके बाद इसका पाठ्यक्रम को देखें कि इसमें किस प्रकार से, किसी पुस्तक के अंदर पाठ्यक्रम क्या क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो पाठ्यक्रम में आपको 15 भाग मिलेंगे जिसको अधिकरण बोलते हैं। और उस 15 भाग के अंतर्गत 180 उपभाग है जिसको प्रकरण बोलेंगे। और प्रकरण के बाद 6000 श्लोक हैं इस अर्थशास्त्र के अंदर जो कि लिखित है चाणक्य के द्वारा। तो ये जो 6000 श्लोक हैं यह मूल रूप से गद्य और पद्य दोनों भाषा में, जिसको महाभारत शैली या चंपू शैली बोला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो श्लोक या रचनाएं गद्य और पद्य दोनों भाषा में हो, अर्थात उसको महाभारत शैली या चंपू शैली बोलते हैं। तो ये जो है चंपू शैली में है। इसका जो मेन पॉइंट है कि यह किस लिए फेमस है, तो ये जो अर्थशास्त्र है ये जान रही है कि यह अन्य पुरुष में लिखती है। अन्य पुरुष क्या है भाई, तो जैसे यह अन्य पुरुष में लिखा गया, मतलब समाज में गुप्तचर, अर्थात देश में राजा होना चाहिए, समाज में गुप्तचर होने चाहिए, अर्थात है नहीं होने चाहिए के रूप में बतलाया गया कि ऐसा ही होना चाहिए।
और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे जो इसका मूल सिद्धांत रहता है, मूल जो विषय है इसमें पढ़ने वाला, वो है सप्तांग सिद्धांत। और इस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत देखें तो जो राज्य निर्माण की विधि है, अर्थात किसी राज्य में यदि सप्तांग सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है तो वो राज्य ना तो विकसित हो पाएगा, ना उसका संचालन हो पाएगा अच्छे से, और ना ही वो राज्य क्रियान्वित हो पाएगा। तो चाणक्य का ऐसा मानना था कि किसी राज्य में ये अगर सप्तांग सिद्धांत रहते हैं तो उस राज्य की बढ़ोतरी में, वर्चस्वता में हमेशा बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार सप्तांग सिद्धांत था क्या, तो सबसे पहले किसी राज्य में राजा होना चाहिए, होना ही चाहिए। उसके बाद राजा के सहायता के लिए अमात्य या अधिकारी होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा नंबर है, राजा को शासन करने के लिए जनपद या राज्य क्षेत्र होना चाहिए। अगला जो आएगा, राजा को सुरक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए दुर्ग या किला होना चाहिए। जो हमारा पांचवा आएगा सिद्धांत के अंतर्गत, उसमें कोष या धन होना चाहिए, जिसके बिना शासन करना संभव नहीं है। उसके बाद जब आएगा छठवां, वो सेना या दंड का प्रभाव होना चाहिए, जिसके तहत राजा का वर्चस्वता और जनताओं का भरोसा जो है राजा पर वो बना रहे। और अगला मित्र होना चाहिए जो सही परामर्श दे सके। तो ये सप्तांग सिद्धांत थे अर्थशास्त्र के अंदर। उससे आगे बढ़े तो गुप्तचर व्यवस्था, जिसको महामात्र सर्प के कहकर संबोधित किया गया है अर्थशास्त्र में, तो यह गुप्तचर व्यवस्था भी देखने को मिलता है। और गुप्तचर दो प्रकार के बताए गए हैं, संस्था और संचार, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद न्याय व्यवस्था, आप जानते होंगे फौजदारी और दीवानी जो व्यवस्था है, तो उसकी जो आधारशिला है, आधारशील, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र में उसका भी विवरण है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भूमि किस प्रकार का होना चाहिए ये बतलाया गया है, और उन भूमियों पर 1/4 टैक्स के रूप में लगना चाहिए, इसकी जानकारी मिलती है। जहाज रानी की व्यवस्था में राजमार्गों का व्याख्या मिलता है कि किस प्रकार से राजमार्ग होने चाहिए। और साथ ही साथ 9 प्रकार के दासों की चर्चा किया है अर्थशास्त्र के अंतर्गत चाणक्य ने। तो ये जो 9 प्रकार के दास हैं, तो उदर दास, सेना से मतलब युद्ध में प्राप्त हुआ दास, जन्म से दास, तो ऐसे 9 प्रकार के दासों की चर्चा किया गया है। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, तो इसको शाम शास्त्री ने तंजौर से एक हस्तलिखित, अर्थात तंजौर में एक ब्राह्मण था, उससे एक हस्तलिखित जो अर्थशास्त्र था उसको प्राप्त किया था। कब? 1905 एडी में। और इसको प्राप्त करने के बाद 1909 एडी में इसको अर्थशास्त्र का नाम देकर के प्रकाशित किया। ये थे कौन? श्याम शास्त्री। तो ये जो आपका मैसूर है, तो मैसूर में प्राच्य पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में पदासीन थे ये श्याम शास्त्री। और इन्होंने ही सबसे पहले 1905 एडी में इसको प्राप्त किया हस्तलिखित के रूप में एक ब्राह्मण के पास से, और उसके बाद इसकी रचना की और नाम दिया अर्थशास्त्र। तो ये थे। इसके बाद देखें हम चाणक्य के अर्थशास्त्र के बाद, तो हमारा अगला जो है तो वो है मेगास्थनीज का इंडिका। और इससे भी बहुत बड़ी, मतलब मूल रूप से देखा जाए तो चाणक्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका से 60 से 70% जानकारी मिलती है मौर्य काल के बारे में, और जो 30% है जो बाकी अन्य हमारे स्रोत हैं उनसे मिलती है। इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा, जो मेन कंटेंट थे तो उनको समझते हैं। तो मेगास्थनीज का इंडिका को देखें तो सबसे पहले जैसे हमने चाणक्य को समझा, तो थोड़ा मेगास्थनीज को समझते हैं। तो ये जो थे यूनानी थे, और आप जानते होंगे कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो मौर्य काल में लगभग 5 साल तक यहाँ पर रहते हैं, जो 304 से लेकर के 299 BC तक लगभग 5 वर्ष तक रहते हैं, और चंद्रगुप्त के समय में थे ये। इनकी जो रचना है इंडिका, आप जानते होंगे, जो कि लैटिन भाषा में है। और इस इंडिका को देखिए श्यानवेग ने 1886 एडी में, ये इंडिका मूल रूप में 1846 एडी में संकलित किया। और इनको देखें तो श्यानवेग ने जब संकलन किया, तो संकलन का क्या तात्पर्य है, जैसे एस्ट्रेबो, एपियानस, एस्ट्राम्बुलस, तो इनके जो रचनाएं थी, मतलब इनके जो रचनाएं इन्होंने लिखा था वो किस पर आधारित था, तो इसी पर आधारित था, इंडिका पर। और बाद में जब इंडिका मूल स्वरूप खो दिया, तो उसके आधार पर फिर से इंडिका का रचना किसने किया था, संकलन, तो वो श्यानवेग ने किया था। और उसी को बाद में देखेंगे तो मैक्रिंडल महोदय, नाम याद रखेंगे, तो मैक्रिंडल महोदय ने 1891 एडी में इस जो इंडिका है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये श्यानवेग और मैक्रिंडल महोदय को याद रखेंगे, कब किया, तो 1846 में। संकलन को किसने किया, श्यानवेग ने, और मैक्रिंडल महोदय ने इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो किया 1891 में।
अब देखते हैं इंडिका में है क्या, ऐसी कौन सी जानकारियां हैं। तो सबसे पहले मेगास्थनीज में जो जानकारी मिलती है वो है कि पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण मिलता है, और पाटलिपुत्र नगर को पोलीब्रोथा बोल करके संबोधित किया है इंडिका के अंतर्गत। और इसमें देखिए पोलीब्रोथा को बताया गया है कि यह सोन और गंगा के संगम पर स्थित है, और वहां पर एक राजप्रसाद है, अर्थात बहुत बड़ा भवन है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसमें रहते हैं। और उस भवन के संदर्भ में मैंने इसीलिए लिखा है, उस भवन का विवरण देखिए किस प्रकार मिलता है। तो इन्होंने बताया कि जो भवन था तो उस भवन की जो लंबाई थी 16 मीटर थी, किलोमीटर थी, उसकी चौड़ाई जो थी 5 किलोमीटर थी। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा यह राजप्रसाद रहा होगा। और उन्होंने जो अपने रूप में बताया तो जो लंबाई 16 किलोमीटर थी उनके अनुसार 80 स्टेडिया थी, और जो चौड़ाई थी इस राजप्रसाद की वो 5 किलोमीटर अर्थात 15 स्टेडिया थी। और इसके बीच में ये देखिए एक बहुत बड़ा ये जो बाउंड्री लाइन दिया हुआ था, और उस दोनों के बीच में 185 मीटर अर्थात 600 फीट चौड़ी और 30 हाथ अर्थात 7 फीट चौड़ी जो गड्ढा बनाया हुआ था ताकि दुश्मन नहीं आ सके। और उसके बाद जो बाउंड्री लाइन था तो उस बाउंड्री लाइन में ऐसे ऐसे करके कुल 64 दरवाजे थे जिनको तोरण बोला जाता था। तो याद रखेंगे राजप्रसाद में 64 दरवाजे थे जिनको तोरण बोलते थे। और इन दरवाजाओं के ऊपर के जो दीवारें थीं उसमें खिड़कियां थी जिनको बुर्ज बोलते थे, और इनकी संख्या कितनी थी 570। तो देख लीजिए कितना बड़ा जानकारी मिलता है। और यह जो राजप्रसाद था स्पूनर महोदय नाम याद रखेंगे, जो स्पूनर महोदय थे यूनान के थे, और उन्होंने बोला कि ये जो राजप्रसाद है तो यह लकड़ी से निर्मित है, और है कहाँ पर, तो पटना के कुसुमपुर जिसको कुम्हरार बोलते हैं, तो कुसुमपुर या कुम्हरार में ये राजप्रसाद अवस्थित है, जो कि अब नहीं है। इसके बाद में देखिए तो जब यहाँ पर मेगास्थनीज आते हैं, यहाँ इस महल को देखते हैं राजप्रसाद को, राजमहल को, तो ये जो एशिया पश्चिमी एशिया की तरफ से आए थे तो वहाँ के जो 2 शहर थे सूसा और एक बतना, और ये दोनों शहर प्रसिद्ध किसके लिए थे, तो ये विशाल विशाल इमारतों के लिए। लेकिन जब इन्होंने इस राजप्रसाद को देखा तो उन्होंने बतलाया कि यह जो इमारत है सीसा और एक बतना की इमारतों से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, और पश्चिम भारत का सबसे बड़ा नगर पोलीब्रोथा को बताया था इन्होंने। तो ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ मेगास्थनीज का जो इंडिका है उसमें प्रशासन के बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में बतलाया गया है कि यहाँ पर समितियाँ होती थी जिसमें 6 लोग रहते थे, और उनके अंतर्गत 30 सदस्य होते थे। उसके साथ ही साथ राजस्व का दर बतलाया है कि 1/6 होना चाहिए राजस्व का दर, और जो सोने की खान। इसके अलावा देखिएगा तो और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो महिला अंगरक्षकों से घिरे होते थे। जो भारत में भोजन के तौर पर बतलाया तो उसमें चावल का मुख्य विशेष प्रयोग था। उसके साथ साथ कानून जो थे लिखित रूप में नहीं थे। तो ये सारी जो है मेगास्थनीज के इंडिका के अंतर्गत है। चींटी से जो भूरी रंग की चींटी होती थी जिन पर चीते की खाल बनी रहती थी उनसे सोना निकलवाया जाता था। तो ऐसे ऐसे करके बिना मधुमक्खियों के शहद निकाला जाता था। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट मिले हुए हैं, तो ये सारी जानकारियाँ मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। उसके अलावा इन्होंने कुछ, ये तो जो जितना हमने पढ़ा ये सकारात्मक पहलू थे, अर्थात ऐसा मतलब सही था। कुछ नकारात्मक बातें भी इन्होंने बोला, जैसे दास प्रथा का अभाव बतलाया कि भारत में दास प्रथा का अभाव है, जैसे कि बिल्कुल गलत है यह बात। क्यों गलत है, तो ये यूनान से आए थे और यूनान में दासों के साथ एक जानवर की तरह व्यवहार किया जाता था। उनको बंद कमरे में रखना, काम के बाद जंजीरें पहना देना। और ये जब भारत में आए तो यहाँ पर जो दास थे, तो दास अर्थात नौकर की तरह, तो उनको पर्व त्योहार पर देखे तो नए कपड़े देना, खाना भी खिलाना। तो उनको भारत के दास दास नहीं लगे, इसलिए वो बोल दिए कि जो यहाँ के दास हैं, दास प्रथा है ही नहीं भारत में। उसके बाद उनका एक और जो विवादित कथन था वह था कि लेखन कला का अभाव है। तो ये बिल्कुल गलत है, लेखन कला भारत में था। आप देखे होंगे जब सिकंदर के साथ निर्याकस जो विजित प्रदेशों के बाद जो पश्चिमी भारत पर शासन कर रहा था निर्याकस, तो उस समय उसने खुद बोला था कि भारत के लोग जो है कपड़ों पर लिखते हैं, सुलेखन की कला जानते हैं। तो इस प्रकार इनका ये भी गलत है। दास प्रथा का आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने भी 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मनुस्मृति में देखिएगा तो दासों का वर्णन है 9 प्रकार के दासों का, तो वहाँ पर भी है।
और अगला जो बताया कि भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त है, जो कि बिल्कुल विवादित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि ये वर्ण व्यवस्था को पकड़ते तो चार बतलाते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था है, और जाति को पकड़ते तो भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं, अनगिनत जातियां हैं। तो इस प्रकार ये जो इनका कथन है, अर्थात जो यूनानी थे वो मूलतः 7 रंग से, मतलब 7 संख्या से प्रभावित है। जैसे सप्ताह में 7 रंग, कलर में 7 रंग। तो इस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि भारत में जो जातियां हैं वो भी 7, जो समाज है वो भी 7 जातियों में विभक्त है, जो कि बिल्कुल विवादित है। तो ये इनकी विवादित कथन थी। तो आज की वीडियो में हमने मुख्य रूप से देखा कि मौर्य काल के जो जानकारी के स्रोत के कुछ साहित्य थे और कुछ पुरातात्विक स्रोत थे, जिसमें अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, सौगौरा ताम्रपत्र, अर्थशास्त्र और इंडिका के अंतर्गत कौन कौन सी बातें थी, सप्तांग सिद्धांत क्या था, गुप्तचर व्यवस्था क्या था, और इसके साथ साथ मेगास्थनीज के इंडिका में जो राजप्रसाद का विवरण था उसको देखा, और जो विवादित बातें थी मेगास्थनीज के उनको भी समझा। आगे की वीडियो में जब मौर्य काल जो है इससे जुड़ी हुई जब हम एक इसकी राजनीतिक दशाएं पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी राजा आते हैं तो उनको एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे, और उनसे जुड़ी हुई सारी कहानियों को, सारे वैसे महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उनको टैकल करते चलेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे कि कहीं से भी कोई पक्ष हमारा छूटे ना, सवाल आए तो हम उसको हल कर सकें। तो यदि वीडियो लाइक करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो, और दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कुछ कमियां रहे तो, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।